कॉलेज के मेन गेट से निकलते ही स्नेहा ने मीरा का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि उसकी उंगलियां मीरा के मांस में गड़ गईं और वो आवाज़ धीमी करके बोली, मीरा पीछे मत देखना, भगवान के लिए बिल्कुल पीछे मत मुड़ना। गेट से निकलते ही वो जो काली स्कॉर्पियो खड़ी है ना, वो हमारे पीछे लगी है। बस यही एक वाक़या था जिसने मीरा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक जहरीली ठंडी लहर दौड़ा दी और उसका दिल एक ज़ोरदार झटके से धड़क उठा। उसने खुद पर काबू पाते ही जल्दी से एक ऑटो रोका और सीट पर बैठते ही उसकी छठी इंद्रियां बुरी तरह जाग उठी। चोर नज़रों से सामने लगे शीशे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक भारी भरकम काले शीशों वाली काली स्कॉर्पियो थी जो ऑटो के पीछे धीमी रफ्तार से एक डरावने साए की तरह चली जा रही थी। स्नेहा ने घबराकर ऑटो वाले को गलियों के अंदर से चलने का इशारा किया। ऑटो वाले ने तेज़ी से एक मोड़ काटा, फिर दूसरी गली बदली, मगर वो काली गाड़ी किसी शिकारी की तरह इनके पीछा नहीं छोड़ रही थी और मीरा का दिल अब गले में धड़क रहा था। सांसें जैसे सीने में ही जम गई थी। वो पूरे रास्ते सीट के साथ लगी खौफ से सिकुड़ कर बैठी, दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, ये कोई सिर्फ इत्तेफाक हो। घर के बाहर ऑटो रुकते ही मीरा ने जैसे छलांग लगाई और अपने पैरों में आग लिए तेज़ कदमों से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अभी उसने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि उसके बिल्कुल पीछे सड़क पर उस भारी गाड़ी के ब्रेक लगने की एक भयानक आवाज़ गूंजी, जिससे मीरा की आत्मा कांप उठी। वो पागल की तरह अंदर घुसी, धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और हाँफते हुए ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, माँ माँ, कहाँ है आप? माँ किचन से निकली तो मीरा ने एक ही सांस में रोते हुए सब उगल दिया कि कॉलेज से काली गाड़ी मेरे पीछा कर रही है। कोई बहुत ख़तरनाक लोग हैं जो अभी बाहर खड़े हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है और क्या चाहते हैं। मगर अगले पल जो हुआ उसने मीरा के होश उड़ा दिए, क्योंकि माँ के चेहरे पर परेशानी का एक साया तक न उभरा, बल्कि उनके होंठों पर एक गहरी आश्चर्यजनक मुस्कुराहट फैल गई और मीरा का माथा ठनका कि ये घबराहट नहीं थी, ये तो एक देखने लायक खुशी थी जो माँ के चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने सर का दुपट्टा ठीक किया, बालों को हाथ से संवारा और मीरा को वहीं छोड़कर सीधे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मीरा का खून रगों में जमने लगा। वो पीछे लपकी कि माँ कहाँ जा रही हैं, बाहर मत खोलिए। मगर माँ ने उसकी एक ना सुनी। कुंडी खुली और दरवाज़ा पूरा खुल गया। माँ ने अत्यंत नम्रता से महकती हुई आवाज़ में कहा, आइए ठाकुर जी, आइए। बेटा भगवान सुरक्षित रखे, कितने बरसों बाद आपका इस तरफ आना हुआ, भाग्य जाग उठे हमारे। मीरा ने खौफ और जिज्ञासा के मिले जुले भावनाओं के साथ दरवाजे की आड़ से बाहर झांका तो गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खुला था। उसमें से एक लंबे कद, चौड़े सीने वाला और हर दर्जे का प्राप्तशाली शख्स बाहर निकल रहा था, जिसने गहरे रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था और कंधे पर बड़ी चौड़ी शाल और आदर के साथ लपेटी हुई थी। उनके पीछे 3-4 हथियार बंधे सिक्योरिटी गार्ड्स तत्पर खड़े थे, मगर इस शख्स के अपने चेहरे पर अद्भुत रौब और एक पथरीला संतुष्टि थी और उसकी भूरी आंखों में एक ऐसी शिद्दत और धार थी जो किसी को भी एक नज़र में पिघला कर रखते। वो ठाकुर देवराज सिंह था, जो पूरे शान और शौकत के साथ आंगन पार करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके भारी जूतों की आवाज़ छोटे से आंगन में गूंज रही थी और अंदर कदम रखते ही उसकी वो पथरीली भूरी नज़रें सीधा मीरा के चेहरे पर आकर ठहर गई, जिन आंखों में एक ऐसा दावा था जैसे किसी ने बरसों बाद अपनी खोई हुई और कीमती धरोहर को पहचान लिया हो। मीरा का जी चाहा कि वो ज़मीन में धंस जाए, क्योंकि इस शख्स का रोब उसके दिमाग पर सवार हो रहा था। माँ ने मीरा के आगे बढ़ते हुए चाहकर कहा, बेटा पहचाना नहीं इन्हें, ये ठाकुर देवराज सिंह हैं, तुम्हारे बचपन के। मीरा की समझ में नहीं आया कि वो डरे, रोए या गुस्सा करे, पर कांपते हुए होठों की मुट्ठियाँ भींची और देवराज की आंखों में झांक कर गुस्से से कहा, पहले ये बताइए कि आपके लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये क्या तरीका है किसी शरीफ लड़की को डराने का? देवराज सिंह के माथे पर एक हल्का सा बल पड़ा, मगर चेहरे की शांति बरकरार रही। उसने मीरा के तीखे सवाल का जवाब देने की ज़हमत तक नहीं की, बल्कि वो खामोशी से सोफ़े पर बैठ गया।
जहाँ उसका हर अंदाज हुक्मरान जैसा था। माँ खुद ही बोलती रही, मीरा को घूरते हुए चाय लाने का हुक्म दिया। अलमारी के आखिरी कोने से काजू और बादाम निकाल लाई और उसकी ऐसी आवभगत करने लगी कि मीरा ने सगे बाप के रिश्तेदारों के लिए भी कभी नहीं देखी थी। जबकि मीरा सुन खड़ी सोच रही थी कि आज माँ को आखिर हुआ क्या है। कुछ देर की खामोशी के बाद देवराज ने अपनी शाल को ठीक किया और उसकी धीमी, भारी और गर्जदार आवाज़ कमरे में गूंजी। दादाजी की तबीयत ख़राब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि बचपन का वो वादा बाकायदा विवाह में बदल जाए। मैं यहाँ कोई सवाल करने या अनुमति लेने नहीं आया। देवराज सिंह अपनी चीज़ पर हक जताता हुआ इसे हासिल करना अच्छी तरह जानता था। इसलिए मैं अपनी धरोहर लेने खुद आया हूँ, और ये याद रखे कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इस एक शब्द ने मीरा के पैरों तले ज़मीन सड़क दी। एक लम्हे के लिए उसकी सांसें अंदर ही कहीं गुम हुई और फिर गुस्सा हावी हो गया। वो तड़प कर बोली, धरोहर? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ ठाकुर साहब जिसे आप जब चाहे उठा कर ले जाएं। और बचपन के किस वादे की बात कर रहे हैं आप? मुझे ऐसे किसी फ़ैसले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने कभी इसे स्वीकार किया है। माँ ने गुस्से में मीरा को देखा और बोली, मीरा, ज़ुबान को लगाम दो। मीरा ने बेबस होकर पहले माँ को देखा और फिर देवराज सिंह को, और उसे समझ आ गया कि इस जंग में वो बिल्कुल अकेली है और उसकी अपनी माँ इस ठाकुर के रोब के आगे घुटने टेक चुकी है। देवराज सिंह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसका लंबा कद मीरा के सामने एक ना जीतने वाली दीवार की तरह तन गया। उसके चेहरे पर मीरा के इनकार का कोई असर नहीं था, बल्कि उसकी भूरी आंखों में एक विजय और हुक्मरानी चमक उभरी। उसने मीरा की आंखों में सीधा झांकते हुए धीमी मगर काटदार आवाज़ में कहा, सोच लेने दो इसे चाची। मैं जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि देवराज सिंह के हाथ से निकल जाना किसी के बस में नहीं है। मैं चंद दिनों में अपनी धरोहर लेने दोबारा आऊँगा, तब तक इसे समझा दीजिएगा। ये कहकर वो पूरे शान शौकत के साथ मुड़ा और उसके जाने के अंदाज़ भी उतना ही प्रभावशाली और भारी था जितना उसका आना। उसने अपने मजबूत कंधे पर शाल को एक झटके से ठीक किया और अपने भारी जूतों की गूंजदार आवाज़ के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके पीछे उसके हथियारबंद गार्ड्स साए की तरह अलर्ट होकर कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। बाहर गली में खड़े गार्ड्स ने तत्परता से झुककर काली स्कॉर्पियो का पीछे का दरवाज़ा खोला। देवराज सिंह पूरे हुक्म के साथ गाड़ी में बैठा और जैसे वो दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ बंद हुआ, काली स्कॉर्पियो के इंजन ने एक भयानक गर्जन मारी और वो गाड़ी अपने पीछे धूल उड़ाती हुई गली के मोड़ पर गायब हो गई, जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। जैसे ही गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ दूर हुई, माँ पलटी और मीरा पर क़यामत बनकर टूट पड़ी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है मीरा? तुम्हें अकल है कि वो कौन है? ठाकुर देवराज सिंह। बाहर देखा था कितने आदमी थे उनके साथ, कितनी बड़ी गाड़ियाँ थी। ऐसा ख़ानदान और ऐसा पति लड़कियाँ प्रार्थनाओं में मांगती हैं, और तुम वहाँ मुँह फाड़ कर इनकार कर रही थी। मीरा ने सदमे से अपनी माँ को देखा, क्योंकि माँ के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, और उनकी इकलौती बेटी किस डर और किस खौफ से गुजर रही थी, उसका एक शब्द भी उनकी ज़ुबान पर नहीं आया। अतः उसने एक बहुत थकी हुई, टूटती हुई आवाज़ में कहा, मैं एक डॉक्टर बन रही हूँ माँ, मुझे किसी हवेली की शान नहीं बनना। और वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर कमरे के अंधेरे में बिस्तर पर लेटकर भी उसकी आंखों के सामने से वो पथरीली भूरी आंखें नहीं हट रही थी, और वो रोबदार चेहरा और वो हक जताने का अंदाज़ सिर्फ कह रहा था कि ये कहानी अभी शुरू हुई है और ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। मीरा कमरे के अंधेरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, और छत को तकते हुए उसके दिमाग में एक हफ्ते पुराना मंजर लहराया, जब वो अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ से गायनेकोलॉजी वार्ड में ड्यूटी पर थी, जहां रात के पिछले पहर एक लड़की को लाया गया जिसकी इसी रात शादी हुई थी, और वो दुल्हन के लाल जोड़े में लहूलुहान और बेहोश थी, क्योंकि उसके ज़मींदार और संगदिल पति ने पहली रात उसके साथ इस कदर अत्याचार और दरिंदगी से संबंध बनाया कि उस मासूम लड़की का पूरा वजूद अंदर से फट चुका था और वो बिल्कुल निढाल पड़ी मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ तक कि सीनियर्स को इसे बचाने के लिए कई टांके लगाने पड़े थे।
इस भयंकर घटना को याद करते ही मीरा का पूरे वजूद में खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई और वो बिस्तर पर डर से थर थर काँपने लगी कि ठाकुर युवराज सिंह भी तो इसी बारबरता और बेरहम संस्कृति का प्रतिनिधि है, और अगर वो उसकी हवेली चली गई तो कहीं उसका भाग्य भी इस मज़लूम लड़की जैसा ना हो जाए। और फिर उसने बेजारी से सोचा कि मेरी माँ कितनी पखंडी है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जिस बाप यानी मीरा के नाना की बुराई करती रही, उनकी इज्जत तक नहीं की। आज इसी बाप के रिश्तेदारों की काली गाड़ियाँ, हथियारबंद गार्ड्स और ठाकुराहट का रोब दबदबा देखकर कितनी आसानी से उनके आगे घुटने टेक गई और अपनी सगी बेटी को इस नरक में धकेलने पर तैयार हो गई। मीरा की आंखों से गर्म आंसू टूटकर उसके कानों के पास बिस्तर को भिगो रहे थे कि अचानक बाहर से उसकी माँ की उत्साहित आवाज़ गूंजी, जो इसे लाड और हुक्म के मिले जुले अंदाज में बुला रही थी। मीरा, ज़रा बाहर तो आओ बेटी, देखो तो सही ठाकुर देवराज सिंह तुम्हारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं। मीरा ने बेजारी से अपने आंसू पोंछे और जैसे ही भारी कदमों से हॉल में आई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेज़ पर मखमल के कई बड़े बड़े कीमती डब्बे खुले पड़े थे, जिनके अंदर शुद्ध चमकते सोने की भारी पारंपरिक हार, जुड़वा झुमके और हीरों से सजी नाजुक चूड़ियाँ दमक रही थीं, और साथ ही जरी के काम से लदे रेशमी और महंगे तरीन कपड़ों के थान सजे थे, जो देवराज सिंह सिर्फ एक रस्मी मुलाकात में महज एक तोहफे के तौर पर छोड़ गया था। माँ इन चीज़ों को किसी पागल की तरह हाथों में उठा उठा कर चूम रही थी और लालच से चमकती आंखों के साथ मीरा को देखकर बोली, देखा तुमने मीरा, ये ठाकुरों के जिगरे होते हैं। अभी तो सिर्फ बात पक्की करने आया था तो करोड़ों का सोना और ये शाही कपड़े ढेर कर दिए। अब ज़रा सोचो, जब बाकायदा शादी होगी तो वो तुम पर कितना सोना चढ़ाएंगे। तुम्हारा राज कैसा होगा। इस हवेली में नौकर चाकर तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़े होंगे। माँ ने गहरा सांस लिया, जैसे वो किसी पुरानी हसरत के नगर में चली गई हो, और कहने लगी, मेरी जब तुम्हारे बाप से शादी हुई थी तो मैंने भी इस ठाकुर हवेली की शान व शौकत और दबदबे के किस्से सुनकर हामी भरी थी, मगर तब देवराज के इस ज़िद्दी दादा ने मुझे इस ख़ानदान की बहू मानने से साफ इनकार कर दिया और तुम्हारे बाप को जायदाद से बेदखल करके हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। मैं पूरी ज़िंदगी इन सुविधाओं से महरूम रही, तंगी काटती रही, लेकिन आज जब मैं देवराज सिंह के रूप में अपनी बेटी का ऐसा शानदार भाग्य देख रही हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मीरा को अपनी माँ की इस घटिया और लालची सोच पर शदीद अफसोस और घिन महसूस हो रही थी। उसने तड़प कर इन कीमती बक्सों को देखा और करवाहट से बोली, माँ, मैं इन बेजान चीज़ों और सोने के ढेर का क्या करूँगी। क्या इन चमकती हुई जंजीरों से मेरी ज़िंदगी ख़रीदेंगे वो। माँ ने गुस्से से इसे घूरा, मगर मीरा का दिमाग इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। इसे अपनी वो रातें याद आ रही थी जब वो सस्ती मोमबत्तियों की रोशनी में मोटी मोटी मेडिकल की किताबें खोले सुबह तक जागती थी। उसने दिन रात एक करके जो अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर एक बावकार डॉक्टर बन सके। मगर आज जिसकी इस सारी मेहनत, पढ़ाई और सपनों को उसकी माँ ने चंद सोने के टुकड़ों और एक जाबिर ठाकुर की हवेली के किस्सों के इवज़ सस्ते दामों बेचने का फ़ैसला कर लिया था, जिसने मीरा के अंदर एक अजीब सी बगावत और दहशत को जन्म दे दिया था। माँ के किचन में जाते ही मीरा ने इन कीमती तोहफ़ों को समेटना शुरू किया तो रश्मि जोड़ों की तहों के बीच से चमकता हुआ एक छोटा सा ब्लैक कार्ड बरामद हुआ, जिसने सुनहरे अक्षरों में ठाकुर देवराज सिंह का नाम और एक पर्सनल नंबर दर्ज था, जो उसने जानबूझकर मीरा के लिए वहाँ छोड़ा था ताकि वो उसकी पहुँच का अंदाज़ा लगा सके। रात के पिछले पहर जब हवेली के खौफ मीरा के होशो आवाज़ पर सवार होने लगा तो उसने आखिरी हद छूते हुए इस नंबर पर एक तीखा मैसेज टाइप किया, ठाकुर साहब, अपने ये तोहफ़े वापस मंगवाइए। देवराज सिंह की जागीर होगी हवेली। मेरा अपने फ़ैसले खुद करती है और ये विवाह मैं कभी नहीं करूँगी। मैसेज सेंड करने के बाद वो घंटों स्क्रीन को तकती रही, मगर वहाँ कोई जवाब ना आया, जिस पर उसने
कुढ़ कर दिल में कहा, गंवार कहीं का, कितनी जल्दी सो जाते हैं ये गांव के लोग, अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। मगर अगली सुबह जब वो कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी तो अचानक उसका फ़ोन एक अनजान नंबर से थरथराया। उसने कान से लगाया तो दूसरी तरफ वही धीमी गर्जन और हुक्मरान आवाज़ गूंजी। देवराज सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हारे कॉलेज के बिल्कुल पास जो होटल है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, अभी के अभी बाहर आओ। मीरा का माथा ठनका। गुस्से और घबराहट के आलम में उसने फ़ौरन अपने 5 साल छोटे भाई राहुल को याद किया, जिस मासूम को उसने अपने साथ ही रखा हुआ था। उसने तेज़ी से घर फ़ोन मिलाकर उसे फुसलाया और माँ से चिपक कर वो सारे कीमती बक्स और सोने के डब्बे कॉलेज के गेट पर मंगवा लिए। जैसे ही राहुल ने चोरी छिपे वो धरोहर मीरा के हवाले की, मीरा ने देवराज सिंह को दोबारा फ़ोन करके लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि वो होटल के पीछे बने एक देसी ढाबा रेस्टोरेंट पर बैठा है। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर शदीद नागवारपन उभरा और उसने दिल में सोचा, जाहिल कहीं का, गांव का गवार आदमी इतने बड़े ठाकुर बनते हैं और शहर आकर भी किसी ढाबे पर चर्बी वाले मांस की कढ़ाइयाँ उड़ा रहे हैं। इनका स्टैंडर्ड कभी नहीं बदल सकता। वो गुस्से में भारी पैर पटकती हुई इस रेस्टोरेंट के फैमिली हॉल की तरफ बढ़ी, जहाँ का माहौल कोयलों के धुएं और भुने हुए मांस की तेज़ खुशबू से महक रहा था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, सामने का मंजर देखकर उसका खून खोल उठा था, क्योंकि देवराज सिंह अकेला नहीं था, बल्कि अपने 3-4 ख़ानदानी दोस्तों और पगड़ी दाढ़ी ज़मींदारों के बीच किसी राजा की तरह सोफ़े पर विराजमान था और उसके बॉडीगार्ड्स बाहर अलर्ट खड़े थे। मीरा ने आओ देखा ना था और रात भर का सारा दुख और गुस्सा उसके चेहरे पर फैल गया। उसने देवराज सिंह के दोस्तों की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़कर वो सारे भारी सोने के बक्स और रेशमी जोड़ों का पैकेट पूरी ताकत से देवराज सिंह के सामने लकड़ी की मेज़ पर पटके, जिसे वहाँ पड़े चाय के कप झनाके के साथ उछल पड़े। ये लीजिए अपनी ज़मींदाना सोच के टुकड़े, ठाकुर साहब। मीरा की कड़कती आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। तुम मुझे और मेरी माँ को ये चंद सोने के टुकड़े देकर ख़रीद नहीं सकते। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ जो तुम्हारी हवेली की शान बनूँ। अपनी ये दौलत अपने पास रखो और दोबारा मेरे पीछे आने की जुर्रत मत करना। इस अचानक आए तूफान पर देवराज सिंह के दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने सदमे से कभी मीरा को तो कभी देवराज को देखा। रेस्टोरेंट के वेटर्स वहीं जम गए और पूरे माहौल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। देवराज सिंह की भूरी आंखों में एकदम खून उतर आया। उसके चेहरे के भाव इतने खौफनाक हद तक सख्त हो गए थे कि लगा अभी वो मीरा का गला दबोच लेगा। उसके माथे की रगें तन गईं और उसने अपने होठों को इतनी सख्ती से भींचा कि वो सफ़ेद पड़ गए। मगर वो एक ख़ानदानी और मर्यादा वाला पुरुष था। अपने दोस्तों के सामने अपनी मर्दानगी और रौब का तमाशा बनाना उसकी इज्जत के खिलाफ था। उसने अपनी शॉल को अत्यंत धैर्य के साथ कंधे पर जमाया। अपनी मुट्ठियाँ भींचकर उसने मीरा के दिए गए इस सरेआम झटके और गुस्से के घूंट को अंदर ही कहीं पी लिया। मगर उसकी पथरीली आंखों से निकलती हुई दहशत साफ बता रही थी कि मीरा ने उसके ख़ानदानी अभिमान पर चोट की है। इसकी कीमत अब इस लड़की को अपनी पूरी ज़िंदगी हवेली की कैद में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि देवराज सिंह अब इसे सिर्फ अपनी धरोहर समझकर नहीं, बल्कि अपने ज़ख्मी अभिमान का बदला बनाने के लिए भी हर कीमत पर हासिल करके रहेगा। मीरा जब कॉलेज से वापस घर पहुंची तो गली में उस काली स्कॉर्पियो के साथ 2 और गाड़ियां खड़ी देखकर उसके दिल की धड़कन एकदम थम गई और जैसे ही उसने कांपते हाथों से लोहे के भारी दरवाजे को धकेला तो आंगन के मंजर देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ ठाकुर देवराज सिंह चंद माया पगड़ी बुजुर्गों और एक सफ़ेद रेशमी धोती पहने पंडित जी के साथ पूरे हुक्म से विराजमान था और उसकी वही पथरीली भूरी आंखें मीरा को देखकर गहरी हो गई थी। मीरा का खून खोल उठा। वो तेज़ कदमों से हॉल पार करती हुई अंदरूनी कमरे में घुसी, जहाँ उसकी माँ सोफ़े पर बैठी जाप कर रही थी। मीरा ने धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने अंदर भरे गुस्से का लावा को माँ के सामने उगलते हुए चिल्लाई, ये क्या तमाशा है माँ? इस गवार ठाकुर की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में पंडित जी लेकर बैठने की? मैंने रेस्टोरेंट में इसके मुंह पर इसके तोहफे मारे थे,
क्या इस जाहिल को इतनी सी बात समझ नहीं आती? अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा एक भारी गरजदार आवाज़ के साथ खुला और ठाकुर देवराज सिंह अपने पूरे रोब और लंबे कद के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने पीछे से दरवाज़ा बंद किया और उसकी ठंडी ख़ानदानी आवाज़ कमरे में गूंजी। अपनी ज़बान को लगाम दो मीरा। रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के सामने मैं तुम्हारी बदतमीज़ी सिर्फ अपने ख़ानदानी लिहाज की वजह से पी गया था, लेकिन तुम्हें देवराज सिंह के अभिमान और इज़्ज़त पर हमला करने की जो घटिया कोशिश की है, इसकी माफ़ी अब तुम्हें नहीं मिल सकती। ठाकुर देवराज सिंह अब मज़ीद कोई बदतमीज़ी और नखरा बर्दाश्त नहीं करेगा। विवाह अभी और इसी वक्त होगा। मीरा ने तड़प कर माँ की तरफ देखा। वो कुछ बोले, मगर माँ ने मीरा का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि उनके नाखून मीरा की त्वचा में घुस गए और उन्होंने मीरा के कान के पास छुपकर अत्यंत निर्दयी और अंतिम आवाज़ में कहा, जैसे मीरा का सारा अभिमान एक ही पल में चकनाचूर हो गया। अगर तुमने अभी इसी विवाह का पत्र पर हस्तक्षेप नहीं किए मीरा, तो मैं राहुल को इस वक्त घर से निकाल दूंगी और ठाकुर साहब से कह दूंगी कि इस अनाथ बच्चे को उठाकर किसी दूर दराज के कारखाने में मजदूरी पर लगा दें, जहां तुम पूरी ज़िंदगी इसकी लाश को भी नहीं ढूंढ पाओगी। अब फैसला तुम्हारा है। अपने 5 साला मासूम भाई राहुल का नाम सुनते ही मीरा के वजूद से जैसे जान निकल गई। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू टिप टिप गिरने लगे। उसका वो मेडिकल स्टूडेंट वाला मान, वो पढ़ाई का अभिमान और खुददारी एक ही पल में ढेर हो गई और वो ज़बरदस्ती खींचकर हॉल में लाई गई, जहां उसने कांपते हाथों से विवाह के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और देवराज सिंह उसके ऐन सामने बैठा अपनी विजय पर एक गहरी विजयी नज़र उसके पीले चेहरे पर डाल रहा था। अब शाम का वक्त हो चुका था। विवाह के बाद बाकी तमाम मेहमान और पंडित जी जा चुके थे और पूरे घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। देवराज सिंह जाने के लिए आंगन में आया तो उसकी नज़र मीरा के भाई पर पड़ी, जो बाहर जाने के लिए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। देवराज ने अपने विशिष्ट हुक्मरान अंदाज में उसकी तरफ देखा और धीमी मगर गरजदार आवाज़ में बोला, तुम अब भी ये बाइक चलाते हो? कल से बाइक इस घर के बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। बाहर मेरी एक नई गाड़ी खड़ी है, कल से तुम उस गाड़ी में जाओगे और जब तक मीरा इस घर में है तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम इसे इस गाड़ी में कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करोगे। इसके बाद वो गाड़ी तुम्हारी है, तुम जो मर्ज़ी करो। वैसे भी ठाकुर देवराज सिंह अपने साले को सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि ये देवराज सिंह की शान के खिलाफ और मेरी सरासर बेइज्जती है। कमरे की आड़ से देवराज का ये अहंकार और हुक्म से भरपूर डायलॉग सुनकर मीरा को अपने अंदर गुस्से की शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई कि ये इंसान खुद को क्या समझता है, जो हर एक की ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी शान शौकत के तराजू में तोल कर रहा है। उसका जी चाहा कि वो बाहर निकलकर इस पर चीख पड़े कि हमें तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उसका स्थिति एकदम बदल चुकी थी और वो इस क्रूर ठाकुर की वैवाहिक और कानूनी पत्नी बन चुकी थी। चनाचे वो शदीद हेल्पलेसनेस और बेबसी के आलम में अपने होंठ भींच कर मजबूरन खामोश हो गई। अगले दिन सुबह जब मीरा कॉलेज जाने के लिए बाहर निकली तो सामने चमकती हुई नई गाड़ी और उसके स्टीयरिंग पर बैठे अपने भाई को देखकर उसका दिल कुड़ उठा। उसका भाई गाड़ी के शीशे चमकाते हुए हद से ज़्यादा खुश हो रहा था और मीरा के बैठते ही उत्साहित आवाज़ में बोला, मीरा ज़रा देखो तो सही ठाकुर साहब का दिल। सच कहूँ तो अगर तुम डॉक्टर बनोगी तो इससे सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा, लेकिन अगर तुम देवराज सिंह को अपना पति मानकर चलोगी तो मुझे और माँ दोनों को फ़ायदा होगा। ज़रा सोचो, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो देवराज सिंह को हमेशा खुश रखना। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए दिल में अत्यंत कड़वाहट से सोचा कि अपने भाई और माँ के सपने तो मैं अपनी नौकरी और मेहनत के ज़रिए भी पूरे कर सकती हूँ। उसके पास इस वक्त एक मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण का विजिटिंग कार्ड था, जो उसकी सहेली ने इसे दिया था और कहा था कि वो यंग मेडिकल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब देने में काफ़ी मशहूर हैं। मीरा डॉक्टर तरुण के आलिशान ऑफिस पहुंची और अंदर दाखिल हुई तो पहली नज़र में डॉक्टर तरुण ने इसे जिस अजीब और गंदी नज़र से देखा, इससे मीरा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसकी आंखों में शदीद हवस और छिछोरापन था। उसने मीरा के रूप का जायज़ा लेते हुए 2 मीनिंग अंदाज में कहा, वाह इतनी खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट, तुम तो मेरे क्लिनिक की रौनक बढ़ा दोगी। तुम्हारी जॉब पक्की।
मीरा नौकरी मिलने पर खुश हो रही थी, लेकिन डॉक्टर तरुण की नज़रों की तपिश ने इसे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। वो घर आई और माँ को गर्व से बताया कि मुझे जॉब मिल गई है और मेरी 30,000 रुपीज़ तनख्वाह भी तय हुई है। जिस पर माँ ने फ़ौरन माथे पर बल डालकर मना किया कि ठाकुर देवराज सिंह को तुम्हारा बाहर काम करना और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मगर मीरा ने तीखे अंदाज में जवाब दिया कि मुझे देवराज सिंह की पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब वो जॉइनिंग के लिए डॉक्टर तरुण के ऑफिस पहुंची तो उसने मीरा को देखते ही सिगार का धुआं उड़ाते हुए ताने मारने वाले अंदाज में कहा, देखो मीरा, आगे से तुम ये घूंघट पहनकर क्लिनिक नहीं आओगी और तुम्हारी ड्यूटी अंदर वार्ड में नहीं बल्कि मेन रिसेप्शन पर होगी। मीरा ने हैरान परेशान होकर पूछा, मैं रिसेप्शन पर क्यों बैठूं सर? मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे तो क्लिनिक का काम सीखना है। डॉक्टर तरुण ने एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, यही तो असल बात है लड़की। जब मरीजों और बाहर के लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर तरुण के क्लिनिक पर रिसेप्शन पर भी एक बाकायदा खूबसूरत लेडी डॉक्टर बैठी है तो ये मेरी शान और ब्रांड के लिए कितना अच्छा होगा। और वैसे भी तुम अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, तुम्हें आता ही क्या है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरे साथ चलोगी तो बहुत फ़ायदे में रहोगी। मीरा ने मजबूरन अपना करियर बचाने के लिए उसकी बात मान ली, लेकिन अगले दिन जब वो क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर तरुण ने उसके शरीर को अत्यंत गंदी नज़रों से घूरते हुए बड़ी बेबाकी से कहा कि मीरा, ये इतने ढीले ढीले कपड़े पहनकर मत आया करो। कल से ज़रा फिटिंग वाले और टाइट कपड़े पहना करो ताकि जो भी क्लिनिक में आए वो मुझसे मिलने के बाद तुम्हें देखने ज़्यादा आए। इसके साथ ही उसने एक अत्यंत अभाद्रा और घटिया वाक्य कसा जिसने मीरा के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। इसे एक पल में मीरा पर यह भयानक हकीकत जाहिर हुई कि डॉक्टर तरुण के पास कोई योग्यता या डिग्री का कमाल नहीं है, बल्कि वो अपने ऑफिस और क्लिनिक में जवान लड़कियों को रिसेप्शन पर बिठाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस के नाम पर बड़े अजीब और गंदे काम होते हैं। इस गंदगी का एहसास होते ही मीरा का दिल बुरी तरह टूट गया और वो रोते हुए सिर्फ एक हफ्ते की नौकरी के बाद डॉक्टर तरुण के मुंह पर इस्तीफ़ा मारकर उसके ऑफिस को हमेशा के लिए छोड़ आई। बदबूदार क्लिनिक के इस भयभीत और गंदे माहौल से पागलों की तरह भागती हुई मीरा जब अपने घर पहुंची तो उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था, जैसे सांसें गले में अटक कर रह गई हों और आंखों में आंसू का एक तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो किसी की तरफ देखे बगैर अपने आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू में छुपाती हुई सीधे अपने अंधेरे कमरे में आई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके पीठ दीवार के साथ लगा दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में धमक महसूस हो रही थी। दिमाग शदीद सदमे और मिडिल क्लास लड़की की बेबसी की गिरफ्त में था, जहाँ इज्जत बचाकर जीना भी एक जुर्म बना दिया गया था। वो घुटनों के बल बिस्तर के पास बैठी और कांपते हाथों से अलमारी की सबसे आखिरी दराज को खोला, जहाँ ठाकुर देवराज सिंह के दिए हुए वो मखमली बक्स किसी पाप की तरह छुपा रखे थे। उसने एक एक करके इन भारी शाही डिब्बों को बाहर निकाला और जब इनके पट खोले तो उसके सामने का मंजर उसके ज़ख्मी दिल पर नमक छिड़कने लगा। रेशम के लाल चमकते हुए थानों के बीच शुद्ध सोने का एक भारी पारंपरिक हार पड़ा था, जिसकी डिज़ाइन की नफासत और चमक ही बता रही थी कि कोई आम चीज़ नहीं है। इसके साथ हीरो की बारीक कटाई और सजी नाजुक चूड़ियाँ और जुड़वा झुमके मखमल की गड्डी पर दमक रहे थे। मीरा ने जब इन पर लगे छोटे से प्राइस टैग को उठाकर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन सदक गई। इन सब की कुल कीमत कमोबेश 20 से 25 लाख रुपए बनती थी, जो वो ठाकुर साहब महज एक पहली मुलाकात में एक छोटे से तोहफे के तौर पर उसके घर की मेज़ पर ढेर कर गया था। मीरा ने इन बेजान चमकती हुई जंजीरों को देखा तो उसके चेहरे पर एक जानलेवा कड़वाहट और बेचारगी फैल गई। उसने इन आभूषणों को मुट्ठी में भींचा और खुद कर दिल में सोचा कि हे भगवान, तो दुनिया में कैसे कैसे गवार, संगदिल और अहंकारी लोगों को दौलत के अंबार से नवाज देता है, जो इन पैसों को ऐसी फजूल और दिखावटी चीज़ों में उड़ा देते हैं जिन्हें गरीबी की तकलीफ़ और मिडिल क्लास के दुखों का अंदाज़ा ही नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ मैं हूँ जो दिन रात एक करके पढ़ना चाहती हूँ, एक बावकार डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, मगर मेरा कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। मेरी कॉलेज की अगली फ़ीस का वक्त सर पर आ खड़ा है और इसके लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। वो नौकरी भी चली गई जो मैंने कितनी मेहनतों के और कितने अरमानों और सपनों के साथ ढूंढकर ज्वाइन की थी, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
मगर ये दुनिया किस कदर बदसूरत है, चालाक और धोखे से भरी हुई है, जहाँ कदम कदम पर हवस से शिकारी बैठे हुए हैं, जहाँ एक गरीब लड़की की योग्यता की नहीं बल्कि उसके शरीर और चेहरे की बोली लगाई जाती है। इस भयानक सच्चाई और अपनी बेबसी का एहसास होते ही मीरा के धैर्य का बंधन टूट गया और उसकी आंखों से गरम गरम आंसुओं की एक लातादाद झड़ी लग गई, जो मुसलसल बहते हुए उसके गालों और होंठों को भिगो रही थी। इसके अंदर का सारा मान, वो मेडिकल स्टूडेंट होने का मान, अपनी किस्मत खुद बदलने का जोश और खुददारी एक ही पल में कांच के खिलौने की तरह टूटकर चिकनाचूर हो चुकी थी। वो अंदर से बिल्कुल खाली, थकी और निढाल हो गई थी और इसे महसूस हो रहा था कि वो हालात के इस तूफान के आगे हार चुकी है। वो अपने बिखरे हुए वजूद और सिसकती हुई सांसों को जैसे तैसे संभालती हुई धीमी और हारे हुए कदमों से हॉल में आई, जहां माँ किचन के बर्तन समेटने में मगन थी। मीरा को इस तरह रोते हुए, सूजी आंखों और पीले मुरझाए हुए चेहरे के साथ सामने खड़ा देखकर वो चौंक पड़ी और बर्तन इनके हाथ से छूटते छूटते बचा। मगर अब की बार मीरा की आंखों में ना तो कोई विरोध था, ना कोई तीखा सवाल, और ना उसकी आंखों में वो पुरानी बगावत थी। उसने एक बहुत थकी हुई, कांपती और मरी हुई आवाज़ में अपनी माँ की तरफ देखा और सदमे से चूर लहजे में कहा, माँ, आइंदा आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। आप जब चाहें, जितनी जल्दी चाहें, मेरी विदाई की तारीख पक्की कर लें। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। मैं तैयार हूँ हवेली जाने के लिए। ये कहते हुए उसका गला बुरी तरह रुंध गया, आवाज़ गले में कहीं दफन हो गई और वो चेहरे पर दुपट्टा डालती हुई वापस अपने अंधेरे कमरे की तरफ मुड़ गई, क्योंकि वो अंदर से इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि अब उसमें हालात की बेरहम लहरों से लड़ने की ज़रा सी भी शक्ति बाकी नहीं रही थी। उसने गोया ज़िंदगी के इस कठिन मोड़ पर अपनी सबसे बड़ी हार मान ली थी और अपना आप, अपने सपने, अपनी आत्मा हमेशा के लिए ठाकुर देवराज सिंह के हवाले कर दी थी, ये जानते हुए भी कि इस हवेली का रास्ता इसके लिए एक अजीब सा नर्क और उम्र भर की कैद भी हो सकता है। मगर अब इसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। विदाई के भारी भरकम जोड़े में सजी मीरा ठाकुर देवराज सिंह के विशाल और शाही कमरे में बेड पर सर झुकाए बैठी थी, जहां चारों तरफ फैली हवेली की बेपनाह शान शौकत और रोब ने इसके होशो हवास को बुरी तरह प्रभावित किया था। दीवारों पर लगी कीमती झूमरों की धीमी रोशनी, रेशमी पर्दों की सरसराहट और हवा में रची बसी महंगी धूप खास की खुशबू चीख चीख कर देवराज सिंह की समृद्धि का पता दे रही थी। और इस बेपनाह दौलत के दबदबे के आगे ना चाहते हुए भी मीरा का सर खुद ब खुद झुक गया। वो इस वक्त दुनिया के सबसे मजलूम लड़की बन चुकी थी, जिसकी आंखों से बहते आंसू लाल घूंघट की आड़ में सूख रहे थे, और इसे यकीन हो चुका था कि एक बावकार डॉक्टर बनने का उसका हसीन सपना अब हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली के ऊंचे दरवाज़ों के पीछे दफन हो चुका है। इस बेचारी और गरीबी की जड़ें दरअसल 20 बरस पुराने इस कड़वी तारीख से जुड़ी थी, जब मीरा के पिता ठाकुर विकराज सिंह ने हवेली की परंपरा के खिलाफ जाकर एक साधारण घराने की लड़की सुनीता से पसंद की शादी की थी। इसे एक फैसले पर क्रोधित होकर देवराज सिंह का दादा ठाकुर महेंद्र सिंह ने विक्रांत सिंह को जायदाद के एक एक पैसे से बेदखल करके हवेली से हमेशा के लिए दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका था, जिसके बाद विक्रांत और सुनीता ने शहर के एक पिछाड़े इलाके में एक मामूली और तंग से फ्लैट में अत्यंत गरीबी की ज़िंदगी गुजारी थी। तंगी और लाचारी के इस दौर ने मीरा के पिता को वक्त से पहले बूढ़ा करके मौत के मुंह में धकेल दिया था, और पिता के किसी अधूरी वजूद और माँ के कमियों को देखकर मीरा ने दिन रात एक करके मेडिकल कॉलेज का सफ़र तय किया था, ताकि वो इस तंग फ्लैट की गरीबी को बदल सके। मगर हालात के बेरहम थपेड़ों ने इसे आज की इस हवेली के इस बेड पर लाकर बैठा रखा था, जहाँ से कभी इसके बाप को बेदखल करके निकाला गया था, और अब वो अपनी किस्मत पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। हवेली की इस बेपनाह और क्रूर दौलत के दबदबे ने मीरा के अंदर एकदम एक शदीद नफ़रत और गुस्से के लावे को भड़का दिया। इसे अपने वजूद से घिन आने लगी कि वो कैसे इस सोने के पिंजरे के आगे सर झुकाए बैठी है। चनाचे उसने एक झटके से अपने सर से वो भारी लाल घूंघट पीछे फेंका और बेड से उठकर आवेश में इस रेशमी लहंगे के डोरी और जिप को खोलने लगी, ताकि इस नरक की निशानी को अपने शरीर से उतार फेंके। अभी वो आधा लहंगा अपने वजूद से सरका कर इसे नीचे गिरा ही रही थी कि बगैर किसी आहट के कमरे के भारी से सागवान का दरवाज़ा एकदम पूरा खुला और ठाकुर देवराज सिंह अपने पूरे लंबे कद और हुक्मरान रूप के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज़ हद दर्जे बेबाक और ठाकुराई था, और उसकी वो पथरीली आंखें, भूरी आंखें दरवाजे पर रुकते ही मीरा के आधे खुले लिबास उसके गोरे कांपते हुए कंधों और उसकी नंगी टांगों पर जम गई।
देवराज की नज़रों में एकदम मर्दाना हवस और क्रोध का एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे कमरे का तापमान बढ़ा दिया। मीरा की आत्मा कांप उठी। उसने बुरी तरह बौखलाकर शर्म और डर के मारे अपने दोनों हाथ तेज़ी से अपनी टांगों और नाजुक शरीर पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश की और गुस्से से लाल पीले होकर चिल्लाए, तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? कम से कम अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, जाहिल गंवार कहीं के। तुम जैसे गांव के गंवार पुरुषों को औरत की इज्जत और मर्यादा का पता ही नहीं है। मीरा की इस हद से बढ़ती बदतमीज़ी और तीखेपन पर देवराज सिंह के तने हुए चेहरे पर एक कठोर खूनी मुस्कुराहट उभरी। उसने बिजली की तेज़ी से लपक कर फासला मिटाया और इससे पहले कि मीरा पीछे हटती, देवराज ने अपनी फौलादी हाथों से मीरा के दोनों नाजुक हाथ उसकी टांगों के ऊपर से अत्यंत सख्ती से हटाए और उसे पीछे दीवार पर पिन कर दिया। उसके इस क्रूर और अकार्मिक रूप के साथ पूरी ताकत से बनी मजबूत गिरफ्त ने मीरा को हिला कर रख दिया था। देवराज का चौड़ा सीना मीरा के कांपते हुए वजूद को बुरी तरह भींच रहा था। दोनों के दिलों की धड़कन एक दूसरे में समाने लगी थी और देवराज के वजूद से उठने वाली मर्दाना धूपखास की खुशबू और गर्म सांसें मीरा के चेहरे पर गिरने लगीं। देवराज सिंह ने उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होंठ झुकाए और उसकी भूरी आंखें मीरा के कांपते हुए होठों को घूरते हुए कठोर आवाज़ में बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक ठाकुर के सामने खड़े होकर इस तरह अपनी ज़ुबान चलाओ। आइंदा मुझसे बात करते हुए अपना ये मुंह संभाल कर बात करना। मुझे तुम गंवार और जाहिल कहती हो ना, तो सुन लो, तुम इस वक्त ठाकुर देवराज सिंह के विवाह के बंधन में हो, मेरी कानूनी पत्नी हो और मैं चाहूँ तो इसी वक्त इसी लम्हे तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर अपना एक एक हक वसूल कर सकता हूँ और तुम्हारा ये नाजुक वजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देवराज ने अपनी उंगलियों के दबाव मीरा के नाजुक कलाइयों पर मज़ीद बढ़ा दिए। उसका करोड़पन और मर्दाना रूप मीरा के होश उड़ा रहा था। अगर मैं अपनी असल रूप पर आ गया तो अभी इस वक्त तुम्हें इसी दीवार के साथ कुचल कर रख दूंगा और तुम्हारी ये ऊंची चीखें तुम्हारे अपने अंदर ही घुट कर रह जाएंगी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम पीढ़ियों तक याद रखोगी। पहले दिन से कॉलेज के बाहर और रेस्टोरेंट में तुम जो बदतमीज़ियाँ करती आ रही हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बुज़ुर्ग दादाजी के आदर में खामोश रहा और तुम्हें बर्दाश्त किया, वरना देवराज सिंह का रास्ता रोकने वाले का नामो निशान मिट जाता है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसी अक्कड़ू, बदतमीज़ और जाहिल लड़की को अपनी हवेली में लाने का। यू डोंट डिज़र्व मी। जैसे ही देवराज के होंठों से गरजदार आवाज़ में ये आखिरी अंग्रेज़ी वाक्य निकला, उसने एक झटके से मीरा को छोड़कर ख़ुद से दूर किया। मीरा के दिमाग को एक बहुत बड़ा और जोरदार झटका लगा। उसकी सिसकती हुई तेज़ सांसें वहीं थम गई और वो सदमे और खौफ से आंखें फाड़े उसे आकर्षक, क्रोधित मगर बेहद हैंडसम चेहरे को तकने लगी, क्योंकि ये गहराई, ये रफ्तार लहजा और ये शानदार परफेक्ट इंग्लिश किसी गांव के जाहिल गवार और अनपढ़ ज़िम्मेदार की हरगिज़ नहीं हो सकती थी, जिसे वो अब तक एक मामूली गवार समझकर नफ़रत से देख रही थी। वो कोई बहुत ही गहरा पढ़ा लिखा और रहस्यमय पुरुष निकला था, जिसकी इंटेंस केमिस्ट्री ने मीरा के पूरे वजूद को अंदर तक पिघला कर रख दिया था। अगली सुबह जब मीरा की आँख खुली तो कमरे के रोशनदान से धूप की सुनहरी किरणें अंदर आ रही। रात की उस गर्जदार लड़ाई के बाद उसका दिमाग अब भी सुन्न था। वो बिस्तर पर बैठी खुद को संभाल ही रही थी कि कमरे के बाहर सागवान के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक अधेड़ उम्र की नौकरानी अत्यंत आदर से सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में एक बड़ा नफीस और ब्रांडेड लेदर का बैग था और उसके ऊपर MBBS सेकेंड ईयर की नई नकोर चमकती हुई टेक्स्ट बुक्स रखी हुई थी। नौकरानी ने वो सारा सामान बेड के पतीसे पर सजा कर रख दिया। किताबों के साथ एक अत्यंत कीमती और ब्रांडेड स्टेशनरी का बॉक्स भी मौजूद था। मीरा ने हैरत से आंखें फाड़े इन चीज़ों को देखा तो उसे अपना वो पुराना दौर याद आ गया जहाँ वो कॉलेज में सस्ते लोकल पेन और आधी खाली हो चुकी डायरी इस्तेमाल करती थी, जहाँ एक एक किताब खरीदने के लिए इसे और इसकी माँ को महीने का बजट देखना पड़ता था। और अब इसके सामने दुनिया की सबसे महंगी और आला दर्जे की स्टेशनरी और नई किताबें सजाई जा रही थी। नौकरानी ने हाथ बांधकर धीमी आवाज़ में कहा, छोटी बहू, ठाकुर साहब ने ये सारा सामान आपके लिए भिजवाया है।
और बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है। ठाकुर साहब का हुक्म है कि आपको पूरे वक्त पर कॉलेज पहुंचाया जाए। मीरा का दिल एकदम ज़ोर से धड़का। उसने सदमे और हैरत के मिले जुले भावों के साथ नौकरानी को देखा और पूछा, लेकिन इन्हें कैसे पता कि मैं MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और इन्हें मेरी इन किताबों का नाम किसने बताया? नौकरानी ने मासूमियत से सर हिलाया। बहू सा, ये तो मुझे नहीं पता। ठाकुर साहब ने खुद ये सारा सामान शहर से मंगवाया और मुझे हिदायत की कि सुबह होते ही आपके कमरे में पहुंचा दूं। नौकरानी के जाने के बाद मीरा काफ़ी देर तक इन किताबों को तकती रही और उसके दिमाग में सवालों का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगी कि ये पथरीली आंखों वाला शख्स कोई पहुंची हुई चीज़ है। इसे मेरी ज़िंदगी की एक एक बारीकी का कैसे पता? लेकिन फिर अगले ही पल उसके शक और ज़ख्मी दिल में कड़वा ख्याल उभरा। ज़रूर इस ठाकुर का शहर में किसी मेडिकल स्टूडेंट के साथ कोई अफेयर चल रहा होगा, वरना गांव में रहने वाले ज़मींदार को मेडिकल के सिलेबस और सेकेंड ईयर की किताबों की इतनी बारीक जानकारी कैसे हो सकती है? इस ख्याल के आते ही मीरा के चेहरे पर नफ़रत की एक लहर दौड़ गई, मगर वो मजबूर थी। इसे हर हाल में कॉलेज जाना था। जब मीरा हवेली के विशाल आंगन में आई तो वहाँ एक बड़ी चमकती हुई सही लैंड क्रूज़र उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसके साथ 2 गार्ड्स अत्यंत अलर्ट खड़े थे। गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही इसके लिए खोला गया, मीरा को बीते दिनों की वो दौर याद आ गया जब वो तपती दोपहर और तेज़ बारिश में घंटों सड़क पर खड़े होकर सस्ते और टूटे हुए रिक्शा का इंतज़ार करती थी। रिक्शा के शोर और धुएं में उसका दम घुटता था, और आज वो हवेली के शान शौकत को देख रही थी, जहाँ वो एक राजकुमारी की तरह लग्जूरियस एयर कंडीशन गाड़ी की नर्म सीट पर विराजमान थी। मगर इस सुविधा के बावजूद उसका दिल अंदर से बिल्कुल वीरान और कैदियों जैसा था। गाड़ी जब कॉलेज के मेन गेट पर पहुंची और इस शान शौकत के साथ रुकी, तो वहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की नज़रें वहीं जम गई। जैसे ही गार्ड ने झुककर मीरा के लिए दरवाज़ा खोला और मीरा अपने महंगे बैग के साथ बाहर निकली, तो पूरे कॉलेज के कॉरिडोर में एक सनसनी फैल गई। सब इसकी अचानक बदली हुई किस्मत और ठाकुरों वाली शान शौकत देखकर दंग रह गए। क्लासरूम की तरफ बढ़ते ही उसकी पक्की सहेली दौड़ती हुई उसके पास आई और मीरा के मुरझाए हुए उदास चेहरे को देखकर हैरत से बोली, मीरा, ये सब क्या है? तुम इतनी बड़ी हवेली की मालिकन बन गई हो। ठाकुर देवराज सिंह जैसा पति, ये शाही गाड़ियाँ, कैसे नौकर चाकर और इतनी शान व शौकत मिलने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम खुश क्यों नहीं हो? सच कहूँ मीरा, तुम बहुत ही कृतज्ञ औरत हो। दुनिया की हर लड़की ऐसे सपने देखती है और तुम्हें ये सब बिना मांगे मिल गया, फिर भी तुम मुंह बनाकर घूम रही हो। सहेली की बातें मीरा के दिल पर तीर की तरह लगी और वो तड़प कर रह गई, क्योंकि बाहर की दुनिया को सिर्फ देवराज सिंह की दौलत और चमक नजर आ रही थी। कोई इस सोने के पिंजरे के अंदर कैद मीरा के अधूरे सपनों को और उसके तड़पते हुए वजूद के दर्द को नहीं देख पा रहा था। क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठी मीरा ने उदासी और गहरे दुख के साथ अपना सर डेस्क पर टिका दिया, जहां प्रोफेसर के आने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। पूरी क्लास में लड़कियों की फुसफुसाहट और अपने बालों को दुरुस्त करने का एक उत्साह छाया हुआ था। ऐसे ही लम्हे में इसकी सहेली ने कोहनी से मीरा को झटका दिया और चेहरे पर उत्सुकता लिए बोली, मीरा, उदास बैठना छोड़ो और ज़रा अपने होश संभालो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि आज हमारी सर्जरी की क्लास लेने कौन आ रहा है। हमारे रेगुलर प्रोफेसर छुट्टी पर है और उनकी जगह हॉस्पिटल के सबसे योगी, हैंडसम और नौजवान चीफ को सर्जरी डॉक्टर देवराज सिंह आज हमारी क्लास लेंगे, जो अभी इंग्लैंड से वर्ल्ड क्लास सर्जरी की स्पेशलाइजेशन करके लौटे हैं और उनका रोब पूरे मेडिकल कॉलेज में मशहूर है। जिस पर मीरा के दिल में गहरा सा दर्द उठा और उसने एक ठंडी सांस भरकर धीमी आवाज़ में कहा, काश मेरी शादी भी किसी ऐसे पढ़े लिखे सर्जन से हुई होती, तो मुझे भी अपने इतने पढ़े लिखे होने के बाद किसी गंवार आदमी के कब्ज़े में जाने का कोई डर ना होता, और मैं ऐसे किसी इंसान को बड़ी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का मालिक स्वीकार कर लेती। मगर मेरी किस्मत में तो बस 1 करोड़ ठाकुर की कैद लिखी है। और अभी मीरा के शब्द उसके होंठों पर ही पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुए थे कि क्लासरूम के बाहर जूतों की एक भारी और रूपदार आहट गूंजी। अगले ही पल क्लासरूम का दरवाज़ा पूरी शान के साथ खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ
उसे देखकर मीरा के पूरे वजूद को एक भयानक झटका लगा। उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर गया और उसकी सांसें एकदम बेतरतीब होकर गले में ही जम गई, क्योंकि सामने ठाकुर देवराज सिंह खड़ा था, मगर एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय और आकर्षक रूप में। जहाँ पारंपरिक कुर्ते पजामे की जगह उसने गहरा सुरमई रंग का 3 पीस इटालियन सूट पहन रखा था, जो उसके लंबे कद और चौड़े शोल्डर्स पर क़यामत ढा रहा था, जबकि सफ़ेद कड़क कमीज़ के ऊपर लगी ब्रांडेड टाई, गले में लटका कर चमकता हुआ स्टेथोस्कोप और कलाई पर बंधी महंगी स्विस घड़ी उसके प्रोफेशनलिज्म का जीता जागता प्रमाण थी। उसके घने काले बाल नहायत सफाई से जेल लगाकर पीछे सटिए गए थे, जबकि उसकी बनाई हुई मर्दाना दाढ़ी और वो पथरीली आकर्षक भूरी आंखें जो स्मार्ट चश्मे के पीछे चमक रही थी, उसके पूरे रूप को बला का आकर्षक और सम्मोहक बना रही थी। उसके वजूद से महंगी फ्रेंच परफ्यूम और धूप घास की एक मदहोश करने वाली खुशबू उभरी, जिसने पूरे क्लासरूम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मीरा पत्थर की मूरत बनी बिना पलके झपकाए उसे तकती रह गई, क्योंकि उसका वो गांव वाला रूप और ये अत्यंत पढ़ा लिखा मॉडर्न रूप एक दूसरे से इस कदर अलग था कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो पुरुष है जिसने रात को इसे दीवार के साथ पिन करके इसकी आत्मा तक को कंपा दिया था। तभी डॉक्टर देवराज सिंह ने अत्यंत रौबदार और गहरी मर्दाना आवाज़ में देश पर अपने कागजात रखते हुए और अपनी भूरी आंखों का एक तीखा और काटदार कौन सा क्लास आखिरी के बेंच पर बैठी मीरा के पीले चेहरे पर जमाया। उसके होंठों पर एक अत्यंत बारीक और कठोर मुस्कुराहट उभरी और वो पूरी क्लास को संबोधित करते हुए अपने विशिष्ट भरी लहजे में बोला, गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम डॉक्टर देवराज सिंह, आपका नया सर्जरी प्रोफेसर। और मेरी क्लास का पहला नियम याद रखना, मुझे सर्जरी थिएटर हो या क्लास हो, वहाँ किसी किस्म की सुस्ती, लापरवाही और हद से बड़ी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई यहाँ खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार या बागी समझता है ना, तो वो भी मेरी क्लास से बाहर जा सकता है, क्योंकि मैं सपनों की दुनिया में रहने वालों को एक झटके से ज़मीन पर लाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अब हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आज का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। उनकी एक कड़कदार परफेक्ट इंग्लिश और रौब से भरपूर आवाज़ के साथ साथ मीरा की तरफ उठते डायलॉग ने मीरा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे लगा वो भी क्लास में बेहोश हो जाएगी, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि वो जिस ठाकुर से जान छुड़ाने के सपने देख रही थी वो तो अब उसके करियर और उसके कॉलेज पर भी किसी राजा की तरह काबिज़ हो चुका था। और उसकी इस मर्दाना शख्सियत के सम्मोहन ने मीरा को अंदर तक हैरान और लाजवाब करके रख दिया था। लेक्चर ख़त्म होते ही जैसे ही क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स देश के गिर्द इकट्ठे हुए तो मीरा अपनी सीट पर बैठी शदीद शर्मिंदगी की आग में जल रही थी। इसे अपनी छोटी सोच, नादानी और अपनी नालायकी का शिद्दत से अंदाज़ा हो चुका था कि वो किस कदर गलतफहमी में मुब्तला थी और उसने एक बेहद योगी इंसान को क्या कुछ नहीं कह दिया। चनाचे वो धीमे कदमों से डर और सहम से सर झुकाए हुए प्रोफेसर देवराज सिंह के डेस्क की तरफ बढ़ी, जहाँ क्लास के चंद स्टूडेंट्स भी अपने नोट्स के सिलसिले में उनसे बातचीत कर रहे थे। मीरा ने दिल ही दिल में ख़ुद को कोसा और उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स ज़रा पीछे हटे तो मीरा ने कांपते हुए धीमी आवाज़ में उनसे रात की बदतमीज़ी पर माफ़ी मांगना चाही, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरी करती, डॉक्टर देवराज सिंह ने हाथ में पकड़ी फाइल को एक ध्यान आकर्षक झटके से बंद किया और अपनी पथरीली आंखों से उसे देखा। नफ़रत से भरी एक नज़र उसके चेहरे पर जमा कर सबके सामने उसे बुरी तरह झड़कते हुए धीमी मगर अत्यंत निर्दयी आवाज़ में कहा, मिस मीरा, अपनी सीमा में रहना सीखें और मेरे सामने माफ़ी मांगने का ड्रामा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम जैसी बदतमीज़ और कम अकल लड़की से मेरा कोई भी रिश्ता यहाँ कॉलेज के लोगों पर ज़ाहिर हो। तुम्हारी हैसियत मेरी ज़िंदगी में क्या है ये मैं रात को अच्छे से स्पष्ट कर चुका हूँ, और ये याद रखना कि तुम्हारी वो लापरवाही और बदतमीज़ियाँ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बुज़ुर्ग दादा के आदर में स्वीकार की थी, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने सामने खड़ा करना भी गवारा नहीं करूँ। तुम पता नहीं खुद को किस घमंड में मुब्तला समझती हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी औकात एक नादान ज़िद्दी बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसकी सज़ा और पुरस्कार का अधिकार अब मेरे पास है। इसलिए आइंदा मेरे करीब आने या मुझसे कोई गैर ज़रूरी बात करने की ज़हमत मत करना।
देवराज सिंह के अहंकारी और तीखे वाक्य ने मीरा के दिल पर किसी तपते हुए खंजर की तरह चोट की, जिन्होंने उसकी आत्मा को नाजुक तरीन हिस्सों को बुरी तरह जख्मी करके रख दिया। उसकी आंखों में सदमे, रिग्रेट और अपमान के गर्म आंसू उमड़ आए, जबकि सबके सामने होने वाले इस रूखे और तीखे व्यवहार पर उसका पूरा वजूद कांप गया था। इन डायलॉग्स की गूंज ने मीरा के बचे कुचे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाकर इसे अंदर तक हिला कर रख दिया, और वो बेबसी से अपने होंठ भींचते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज का वक्त ख़त्म होते ही मीरा जैसे ही बाहर गेट की तरफ बढ़ी तो उसके आगे सामने का मंजर देखकर वो ठिठक गई, क्योंकि वहाँ वो पुरानी लैंड क्रूज़र और गार्ड्स मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी जगह काले रंग की एक अत्यंत लग्जूरियस और चमकती हुई स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, जिसके फ्रंट शीशे के पीछे प्रोफेसर देवराज सिंह स्टीयरिंग पर हाथ जमाए नहायत संजीदगी से किसी फाइल का अध्ययन कर रहे थे। गार्ड ने आगे बढ़कर मीरा के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो मीरा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मजबूरन तीखे और कांपते कदमों के साथ अंदर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही देवराज ने गाड़ी को एक शानदार झटके के साथ सड़क पर दौड़ा दिया। गाड़ी के अंदर का माहौल अत्यंत शांति और महंगी धूप घास के खुशबू से महक रहा था, लेकिन दोनों के बीच फैली खामोशी किसी तूफान का संकेत महसूस हो रही थी। मीरा ने घबराकर अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया, लेकिन उसका दिल अपने सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी देवराज सिंह ने गाड़ी की स्पीड धीमी की और सड़क के एक सुनसान किनारे पर कार को ब्रेक लगाकर रोक दिया। मीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो देवराज ने कोई भी पल ज़ाया किए बगैर अपनी सीट से रुख बदला और एक गहरी मर्दाना और तीखी आवाज़ में बात का आगाज़ किया। उसने मजबूत दाएं हाथ की 2 उंगलियां मीरा की ठोड़ी पर जमाई और उसका चेहरा ज़बरदस्ती घुमाकर अपनी पथरीली समोक आंखों के ऐन सामने करते हुए नहायत कठोर लहजे में कहा, मिस मीरा, मैं उन पुरुषों में से नहीं हूँ जो औरतों को खोखले शब्दों और क्लासरूम में मांगी गई सस्ती माफ़ियों पर पिघल जाएं। मैं सिर्फ ज़ुबानी बातों पर यकीन करने वाला इंसान हरगिज़ नहीं हूँ। वो एक पल के लिए रुके। उसके होठों पर एक जानलेवा और कठोर मुस्कुराहट उभरी और उसने अपने हाथ का दबाव उसके चेहरे पर थोड़ा सा बढ़ा दिया, जबकि मीरा की सांसें स्पर्श की तपिश से उखड़ने लगीं। फिर देवराज ने अपनी उंगलियां उसकी ठोड़ी से सरकाते हुए उसे कांपते हुए नाजुक कंधे पर रखी और उसके शाने को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए धीमी मगर गरजदार आवाज़ में अगला वाक्य अदा किया, अगर तुम्हें वाकई अपनी छोटी सोच और रात वाली बदतमीज़ी पर शर्मिंदगी है और तुम दिल से मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। मीरा ने डर और शर्म के मारे अपनी आंखें मींच ली, लेकिन देवराज ने अब की बार अपना हाथ नीचे लाकर मीरा के दोनों कांपते हुए हाथों पर रख दिया, जो उसने अपनी गोद में भींच कर रखे हुए थे। उसने इसकी उंगलियों को सख्ती से दबाते हुए उसके कान के बिल्कुल करीब झुककर अत्यंत बेबाक और रूपदार अंदाज में कहा, और वो प्रमाण मुझे आज हवेली के बंद कमरे में चाहिए, जहाँ तुम मुझे मेरा वो हक दोगी जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच है। तुम आज रात मुझे मेरा पूरा हक पति होने का अधिकार दोगी और अपने इस कांपते हुए वजूद को मेरे हवाले करोगी ताकि मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी का यकीन आ सके। देवराज सिंह के होठों से निकले ये हद दर्जे बेबाक शब्द और उसके हाथों का मुसलसल बदलता हुआ स्पर्श सुनकर मीरा की तो जैसे जान होठों पर आ गई। उसका खून रगों में जम गया और उसके चेहरे की रंगत एकदम सफ़ेद पड़ गई, क्योंकि वो देवराज की इन आंखों में छुपे मर्दाना अधिकार और क्रोध के इस तूफान को अच्छे से पढ़ रही थी। जैसे दबाव के आगे उसका मिडिल क्लास स्वाभिमान वजूद बुरी तरह पिघलने लगा। इसे लग रहा था कि आज रात इस सोने के शाही पिंजरे में उसकी आत्मा और शरीर दोनों देवराज सिंह के अधिकार के आगे हमेशा के लिए ढेर हो जाएंगे। रात के गहरे साए जब हवेली पर छाए तो मीरा बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी शर्म और रिग्रेट से एक ऐसी आग में जल रही थी जिसने उसके पूरे वजूद को लाल कर दिया था। पानी की गिरती बूंदें भी उसके गालों की तपिश को कम नहीं कर पा रही थी। वो दिल ही दिल में इस भयानक सच्चाई से लड़ रही थी कि जिस पुरुष को वो अब तक अनपढ़, जाहिल और गंवार समझ कर नफ़रत से पुकारती रही है, जिसे उसने जाने क्या क्या शब्द कहे, आज वो उसके सामने अपने वजूद का एक एक हिस्सा समर्पित करने के लिए तैयार हो रही थी। स्नान के बाद जब वो रेशमी पोशाक में नम बालों के साथ बेडरूम में आए तो पूरा कमरा अंधेरे और झूमरों की धीमी पीली रोशनी के सम्मोहन में डूबा हुआ था।
उसका दिल सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था और इसी लम्हे कमरे का भारी दरवाज़ा खुला और ठाकुर देवराज सिंह अपने विशिष्ट रोब के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई झिझक, बल्कि एक विजयी सुकून था जिसने मीरा के होश छीन लिए। वो धीमे और संभले हुए कदमों से मीरा के करीब आया और अपने मजबूत हाथों से उसके कंधों पर मौजूद रेशमी चादर को एक झटके से सरकाकर नीचे गिरा दिया। मीरा ने घबराकर आंखें मींच ली, लेकिन देवराज ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर उसे अत्यंत धीमे और ख़तरनाक लहजे में फुसफुसाहट की। मिस मीरा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हर पन्नों से वाकिफ़ हूँ। मुझे तुम्हारे इस कॉलेज वाले डॉक्टर तरुण के बारे में भी सब पता है, लेकिन मैं सिर्फ दादाजी की वजह से तुम्हारी इज्जत रखने के लिए खामोश रहा, क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। उसने एक पल का विराम लिया और उसकी आंखों में एक ऐसी कठोर चमक उभरी जिसने मीरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। जब उसने ठंडी आवाज़ में अगला वाक़या कहा, और हाँ, वो डॉक्टर तरुण अपने अंजाम को पहुंच चुका है, अब वो कभी तुम्हारे आसपास नज़र भी नहीं आएगा। मीरा ने डर से तड़प कर उसकी तरफ देखा तो देवराज के होंठों पर एक गहरा सुकून उभरा। उसने मीरा की कमर में हाथ डालकर इसे अपने फौलादी वजूद के साथ भींचते हुए जताया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ मीरा, और हमेशा करूँगा, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ और अपना जायज़ पति होने का अधिकार किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, ख़ास तौर पर तब जब तुमने खुद मुझे चुनौती दी हो। इससे पहले कि मीरा के होंठों से कोई आ निकलती, देवराज ने इसे एक ही झटके में उठाया और बेड के नरम मखमली बिस्तर पर लटा दिया। उसके अंदाज में अब किसी किस्म की नरमी या मोहलत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अकार्मिक शिद्दत और अधिकार था जिसके आगे कोई दीवार नहीं टिक सकती थी। उसने मीरा के दोनों हाथों को बिस्तर पर जकड़ा और अपने तपते हुए होंठ पूरी ताकत और शिद्दत के साथ मीरा की गोरी नाजुक गर्दन पर भींच दिए। इस स्पर्श की तपिश इतनी शदीद थी कि मीरा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलती रह गई, और फिर वो होंठ रुकने के लिए नहीं बने थे। वो गर्दन के नीचे उसके कांपते हुए वजूद की तरफ सड़कते चले गए, और देवराज सिंह एक एक करके अत्यंत बेबाकी और शिद्दत के साथ उसके पूरे रूप, उसकी आत्मा और उसके शरीर पर किसी राजा की तरह काबिज होता चला गया, जबकि मीरा के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस मर्दाना सम्मोहन और निर्दयी स्पर्श के तूफान में अपनी तमाम स्वाभिमान और बगावत भूलकर मोम की तरह पिघलती चली गई और अपना आप हमेशा के लिए ठाकुर देवराज सिंह के नाम कर दिया।